हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, तो आज है ये वीडियो आप सभी के बीच में एफ ओ एन मीन्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं, ये आज हम इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए। सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन हम शुरू कर चुके हैं। जब तक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएगा जितना भी इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट का, तब तक ये आपको लगातार चलते रहेगा और बीच बीच में जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग अभी से वीडियो ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम टारगेट वाला जो प्ले लिस्ट है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है एग्ज़ाम टारगेट करके, वो वाला प्ले लिस्ट आप लोग ज़रूर देखिए फर्स्ट ईयर वाले हैं तो, क्योंकि उसमें हम वही क्वेश्चन सब करा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आप सभी के बीच में कि राइट डाउन द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो फर्स्ट एड का सुनहरे नियम है या फर्स्ट एड के सिद्धांत लिखे, तो सब में यही क्वेश्चन होगा। फर्स्ट एड के सिद्धांत पूछेगा या प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड पूछेगा या रूल्स ऑफ फर्स्ट एड या गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, सब में आपको यही लाइन सब लिखना है। बेसिकली देखिए फर्स्ट एड होता क्या है, तो फर्स्ट एड तब होता है ना जब किसी व्यक्ति को मान गए एक्सीडेंट हो गया। समझिए किसी व्यक्ति को रोड पे एक्सीडेंट हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और उस वक्त में जो व्यक्ति उससे मदद करता है वो क्या होता है, फर्स्ट एडर होता है। मतलब वो फर्स्ट एड उसको दिया और जो देता है उसको फर्स्ट एडर बोलते हैं। मतलब जो प्राथमिक उपचार उसको सहायता देता है वही होता है क्या चीज़, फर्स्ट एडर, फर्स्ट एड। तो यही चीज़ें हैं। एक फर्स्ट एड कौन दे सकता है, आप लोग को मन में सवाल होगा कि फर्स्ट एड कौन दे सकता है। तो फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, बस उस जो भी फर्स्ट एड देगा उसको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट एड में क्या क्या सहायता कैसे करना है। तो उसी चीज़ को जो है यहाँ पे लिखना है कि एक फर्स्ट एडर को क्या होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो उस सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है और यही होता है नियम कि एक फर्स्ट एड देने वाले को क्या क्या चीज़ें रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के हुए। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक सहायता देने वाले होते हैं उनको जो है वो तो मैंने यही बता रहा था कि जो फर्स्ट एड देने वाले होते हैं उसके निम्नलिखित मतलब सिद्धांत, निम्नलिखित नियम होते हैं फर्स्ट एड का। कौन कौन से नियम है, तो प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुंचना चाहिए। अगर जो व्यक्ति फर्स्ट एड थोड़ा मोड़ा मेडिकल के बारे में जानता हो कि किसी भी अगर व्यक्ति को दुर्घटना हुआ हो, वो उसके बारे में थोड़ा भी अगर उसको मैनेजमेंट करना जानता हो, तो अगर जैसे ही उसको मालूम चले कि हाँ कहीं पे दुर्घटना हुआ है तो उसे तुरंत उसके पास घटनास्थल पे जाना चाहिए। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गाँव समाज शहर में जहाँ से हॉस्पिटल दूर हो लेकिन सड़क पर कहीं दुर्घटना हो गया हो, तो उस समय बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन बहुत लोग उसको मदद नहीं करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चीज़ें की नॉलेज होता है कि भाई एक्सीडेंट कर गया है तो इसको क्या करना चाहिए, कैसे इसे मैनेजमेंट करे अभी हॉस्पिटल जाने से पहले, और फिर हॉस्पिटल पहुंचाने का कोशिश करता है। तो वही चीज़ें हैं कि घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुंचना चाहिए जो भी प्राथमिक सहायता करने वाला व्यक्ति हो। दूसरा है कि सबसे पहले आवश्यक कार्य को शांतिपूर्वक और बिना किसी भी घबराहट से करें। जो व्यक्ति अब घटनास्थल पर पहुंच चुका है, जो फर्स्ट एड के बारे में जानता है, तो उससे करना चाहिए कि शांतिपूर्वक और बिना किसी घबराहट के जो है उसे करना चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से कार्य करना चाहिए। अब देखिए शांतिपूर्वक और आवश्यक काम को बिना किसी घबराहट के करेगा, उसके बाद उसे अपने आप पेशेंस रखना होगा और कोई भी काम जो है वो धीरे धीरे स्लोली करेगा। ऐसा नहीं कि फास्ट करते करते और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं चौथा, यदि श्वास की क्रिया रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। और सबसे पहले एक फर्स्ट एड को ये जानना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर शॉक लगा हो, जल गया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो इस अवस्था में जो फर्स्ट एड होगा, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट एड दे रहा होगा उससे उसके श्वास को, उसके ब्रीदिंग जो होता है, रिस्पायरेशन जो है, उसको चेक करना चाहिए कि हाँ इसका रिस्पायरेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत जो है वो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, मतलब फूंक देना चाहिए, अपने आप से उसको देना चाहिए ताकि वो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन ले पाए, श्वास ले पाए। पांचवा है रोगी को टेढ़ा लिटा दे ताकि रक्त स्राव बाहर नहीं निकले। अब मान गया कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक्सीडेंटल है, उसके ब्लड निकल रहा है, तो इस अवस्था में लेटा दे। किस अवस्था में, तो करवट लेटा दे, जिसको हम लोग टेढ़ा बोलते हैं। तो टेढ़ा लेटा दे ताकि जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग उसका अंदर ना जाए और जो भी ब्लीडिंग निकला है वो आराम से बाहर की ओर निकल जाए। क्योंकि जिस ब्लड में हवा लग चुका है, एयर लग चुका है बाहर आने से, अगर वो फिर से अंदर चल जाएगा उसी रास्ते तो उसे हानि पहुँचा सकता है। तो इसलिए उसे टेढ़ा लिटा देना चाहिए।
देखिए ये सब चीज़ें फर्स्ट एड में फॉलो करना चाहिए। जो भी व्यक्ति फर्स्ट एड के लिए जानता हो, एबल हो, तो उसको ये सब चीज़ें करना चाहिए। एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्स और डॉक्टर ही होगा। उसके बाद छठा है अनावश्यक प्रयास से बचे। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे ये नीड नहीं है कि आप जो भी मैंडेटरी का वर्क है वही काम करें, बाकी अनमैंडेटरी चीज़ें को करने से ट्राई से बचें। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सातवां है प्राथमिक सहायता को मौके के अनुसार सहायक को मौके के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पट्टियों के स्थान पर कपड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे कोई आदमी तुरंत आता है हेल्प के लिए, और क्या होता है वो उसको क्या करता है कि अगर ब्लीडिंग चल रहा हो तो सबसे पहले उसको सीधा टेढ़ा लिटा देता है, ताकि उसका ब्लीडिंग पूर्ण रूप से जो बाहर आया है वो बाहर ही रह जाए और अंदर ना जाए। दूसरी चीज़ें, जहाँ पे टूटा फूटा रहता है वहाँ पे पट्टी तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे घटनास्थल पे कौन पट्टी खोजेगा, पट्टी रहेगा नहीं, तो उसके जो भी कपड़ा मिलेगा वो कपड़ा को क्या करेगा, उस स्थान पे पट्टी बांध देगा, कपड़ा को बांध देगा। आठवां है कि रोगी के रक्त प्रवाह को ठीक रखे, रोगी को तरल पदार्थ दे। अगर कोई व्यक्ति को अत्यधिक जो है मतलब उसे शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करे कि या कोई जल गया हो तो उसको क्या करना चाहिए कि तरल पदार्थ जो है वो लिक्विड देना चाहिए, ताकि व्यक्ति के शरीर में जो लिक्विड है वो कम ना हो और उसका शरीर का जो क्षमता है वो बना रहे। 9 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रोगी को सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। यदि रोगी को कमरे में घुटन हो रही हो तो खुली जगह पर ले जाना चाहिए। अब मान गए कोई एक्सीडेंट हुआ और मान गए एक्सीडेंट का बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी है और अचानक से उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम गया, तो कमरा में अगर वो व्यक्ति है तो उसके घर में अगर कमरे में अगर उसका रूम में अगर उसके ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो गया है और उसे जो है वो घुटन महसूस हो रहा है, तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए कि बाहर निकाले, ताकि खुली हवा में थोड़ा उसे ऑक्सीजन मिले और वो व्यक्ति को राहत मिल सके। 10वां है प्रभावित व्यक्ति के संबंधियों को दुर्घटना या बीमारी तथा दुर्घटना स्थल के विषय में सूचित करे। जब तक उसे सहायता कर रहे हैं तब तक ये भी ध्यान में रखना होता है, जो भी फर्स्ट एड यानी जो भी सहायता कर रहा हो, कि इसके घर वाले जो भी संबंधी है इनको जानकारी दिया जाए कि हाँ इस जगह पे ये घटना हुआ है, ये चीज़ें हुआ है, जानकारी तुरंत देना चाहिए। नेक्स्ट है 11 कि रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाने की प्रबंध करें, और जो भी रोगी है ये दिमाग में रखना चाहिए कि उसे निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोगी के आसपास लोगों को भीड़ न लगने दे, केवल उन्हीं लोगों को रोगी के निकट आने दे जो प्राथमिक सहायता की जानकारी रखते हैं। अब देखते होइएगा कि दुर्घटना होता है तो उस रंग बहुत सारे आदमी जमा हो जाते हैं, लेकिन जो काम के आदमी होते हैं वो एक आध ही होते हैं। तो वही कहता है कि जो भी घटनास्थल पे रोगी के आसपास भीड़ लगा है तो वो भीड़ को हटा दे और केवल उन्हीं व्यक्ति को आने दे जो प्राथमिक जो फर्स्ट एड के बारे में जानते हो, जो कुछ बता सकते हो कि हाँ इनको ऐसे से ऐसे कीजिए, ये चीज़ें कीजिए। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यह एक लास्ट पॉइंट है, रोगी को ढांढस बांधकर भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें। अब जो व्यक्ति होश में है उसे क्या करना चाहिए कि उसे सांत्वना देना चाहिए, उसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे हैं, थोड़ा सा चोट लगा है, मतलब उसे मोटिवेट करते रहेंगे। तो ये 13वां पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है। तो आप लोग इसमें देखे होंगे कि फर्स्ट एड में आप लोग 20 पॉइंट भी अपने से लिख सकते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गोल्डन रूल्स बताइए फर्स्ट एड का, या प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड बताइए। तो आप लोग ये 13 पॉइंट यहाँ पे दिया है, इस 13 पॉइंट को आप लोग 20 पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं और क्या समझते हैं आप फर्स्ट एड के बारे में। तो इतना आप लॉजिक समझ लीजिए कि फर्स्ट एड कोई भी व्यक्ति दे सकता है किसी भी दुर्घटना स्थल पे। जो सबसे पहला सहायता होता है वही होता है फर्स्ट एड। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया तो उसमें अचानक से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक आध ही लोग होते हैं जो चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, उसे सहायता दे पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फर्स्ट एड हो जाता है। तो फर्स्ट एड का काम होता है कि दुर्घटना स्थल से लेकर और अस्पताल में शिफ्ट कराने तक जो भी प्रोसेस उसके बीच में होगा वो सब फर्स्ट एड ही वो करता है। फर्स्ट एड कौन करेगा, जो चीज़ें के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, जो चीज़ें को हैंडल करना जानता हो। जैसे कि कोई जल गया है तो जले हुए पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे सबसे पहला हॉस्पिटल जाने से पहले तुरंत, तो वही होता है फर्स्ट एड। अब ये चीज़ों को हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्पताल और अस्पताल के क्या कार्य हैं। तो क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा, अस्पताल में क्या होता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। अस्पताल में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देखिए अस्पताल हो स्वास्थ्य हो, इस दोनों को जो है स्वास्थ्य संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये चीज़ें को रेगुलेट बताता है कि ऐसे से ऐसे कीजिए। तो यही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल इज द सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट पार्ट।
तो जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो हमारा अस्पताल किसी सामाजिक या चिकित्सा संबंधी संगठन का एक अभिन्न अंग होता है। मतलब जो हमारा अस्पताल है ना, ये सामाजिक तौर पे या चिकित्सीय जो एरिया है उसका एक विभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही है, यह चिकित्सा का क्या है, एक अभिन्न अंग होता है जिसका कार्य जनता को उपचारात्मक, ट्रीटमेंट, निरोधात्मक दोनों ही प्रकार के सेवाओं प्रदान करना होता है। अब ये जो एक अभिन्न अंग है हमारे समाज के चिकित्सा का, तो ये क्या करता है, ये जनता को एक उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों ही प्रकार के संपूर्ण सेवा क्या करता है, प्रदान करता है। तथा जिसकी बाह्य रोगी सेवाएं जो ओपीडी होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, परिवार व घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती है। अब देखिएगा, इमरजेंसी तो घर तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो ओपीडी होता है ये ओपीडी घर तक घरेलू लोग भी आकर दिखाते हैं और इसके बारे में लोग जानते हैं। अस्पताल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामाजिक अनुसंधानों के लिए केंद्र है। अब देखते होइएगा कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होता है, मेडिकल कॉलेज है, जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर वगैरह का या नर्स वगैरह का प्रशिक्षण भी होता है और वहाँ पे रिसर्च का भी केंद्र होता है। तो वही चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें को आप लिख दीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो अस्पताल है ये समाज और चिकित्सा संगठन का एक अभिन्न अंग है जो जनता को क्या करता है, उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों ही प्रकार के सेवा प्रदान करता है, जिसकी बाह्य रोगी सेवाएं जो है परिवार और घरेलू पर्यावरण तक फैला हुआ है। अस्पताल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं सामाजिक अनुसंधानों के लिए एक केंद्र भी है। तो ये आसान है, आप लोग लिख दीजिएगा, इसको हमने समझा दिया। अब इसका कार्य आपको 5 नंबर में पूछा गया था कि अस्पताल का कार्य लिखें। तो अस्पताल के कार्य में क्या क्या हो सकता है, इसे तो कॉमन चीज़ है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल के कुछ कार्य निम्नलिखित है, कुछ प्रमुख कार्य। तो जो इम्पोर्टेंस फॉलोइंग जो हमारा यहाँ पे अस्पताल का फंक्शन है, हॉस्पिटल का जो फंक्शन है वो निम्न प्रकार से है। कौन कौन से है, चलिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला है बीमारी से बचाना। देखिए, कोई भी अस्पताल के सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, मतलब बीमारी से बचाना। दूसरा है कि स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, मतलब रिहेबिलिटेशन। पुनर्स्थापना का मीन्स मतलब होता है कि फिर से एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लाना, तो यही होता है स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए चीज़ें को बनाना। तीसरा है स्वास्थ्य की उन्नति, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ का जो है यहाँ पे उन्नति होता है, अच्छे हेल्थ यहाँ पे बनते हैं अस्पताल में, तो ये स्वास्थ्य का उन्नति भी करता है, किसी का रोगी को क्या है, अच्छे बनाते हैं। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है कि रोगी का इलाज व निदान करना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो भी रोग है उसका यहाँ पे क्या है, इलाज और निदान किया जाता है अस्पताल में। 5वां है रोगी की देखभाल करना, केयर ऑफ द पेशेंट। जो भी रोगी है उनको यहाँ पे देखभाल एक अच्छे तरीक़ा से किया जाता है। 6ठा है घायलों की देखभाल करना। अब अस्पताल है तो वहाँ पे नॉर्मल पेशेंट भी जाते हैं और एक्सीडेंटल भी जाते हैं, इंजर्ड भी जाते हैं, तो यही है, घायलों की देखभाल भी किया जाता है और नॉर्मल रोगी को भी देखभाल किया जाता है। और यहाँ पे बाह्य रोगी भी चलता है, मीन्स ओपीडी भी चलता है। तो ये बाह्य रोगी सेवाएं मीन्स ये जो होता है नॉर्मल कुछ समय तक जो है खुला रहता है प्रतिदिन, और यहाँ पे जो है नॉर्मल पेशेंट सबको जो है जिनको बहुत दिनों से कुछ बीमारी से ग्रसित है या नॉर्मल ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है ओपीडी में, जो दैनिक चलते रहता है। 8वां है मरीज को भर्ती कराने की सेवा, इन पेशेंट सर्विस। अब कोई पेशेंट को डायलिसिस वगैरह होता हो हमेशा, तो उसको इन पेशेंट में रखा जाता है डायलिसिस करने के लिए, इसको देख रेख में किया जाता है, तो ये होता है। उसके बाद है 9th है यहाँ पे मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान, डूइंग मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। यहाँ पे जो है मेडिकल और नर्सिंग अनुसंधान किया जाता है। और लास्ट है कि प्रोफेशनल लोगों को प्रशिक्षण, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग हो गया, MBBS डॉक्टर हो गए, तो ये सबको क्या किया जाता है इसी मेडिकल अस्पताल में ही, भले वो बड़े में दिया जाता हो लेकिन दिया तो जाता है अस्पताल में ही, मेडिकल जो वगैरह होता है, तो यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उनको प्रशिक्षण प्रोफेशनल तौर पे बनाया जाता है। तो ये अस्पताल का इतना सारा कार्य है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अस्पताल का क्या कार्य है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो पेशेंट है क्या है, अस्पताल क्या कर सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकता है, मरीजों की सेवा कर सकता है, घायलों मरीज को सेवा करेगा, आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध कराता है, प्रोफेशनल लोगों को प्रशिक्षण देगा, मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान यहीं पे होता है। उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य की उन्नति करेगा, स्वास्थ्य को प्रमोशन करेगा, आगे बढ़े। उसके बाद है कि बहुत सारे आपको देखिए, ये तो कॉमन चीज़ें है यार कि इसमें आप 10 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन आप चाहें तो इसमें 20 पॉइंट लिख सकते हैं कि हॉस्पिटल का क्या कार्य हो सकता है। हॉस्पिटल का ये भी कार्य हो सकता है कि वो जो है लोगों को जोड़ना,
स्वास्थ्य से, उनके स्वास्थ्य के बेहतर बनाने के लिए कार्य करना, ये सारे चीज़ें है अस्पताल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। संक्रमण के विरुद्ध संक्रमण से जो है संक्रमण के लिए अलग मरीज के लिए रखा जाता है, नॉर्मल मरीज का अलग व्यवस्था करता है। तो ये सब अस्पताल का क्या है, कार्य ही है ना। तो आपको जितना चीज़ें हो सके आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा, बहुत ही ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन जो है आपको मदद करेगा साइकेट्री में भी लिखने में, साइकोलॉजी में भी। कैसे, आपसे वहाँ पे पूछेगा मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति और मानसिक स्वस्थ व्यक्ति में अंतर बताएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि राइट कैरेक्टरिस्ट ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन, मतलब जो भी मेंटली रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसका क्या लक्षण है, क्या उसका गुण है, इसी को हम लोग को लिखना है। तो देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होता है। तो आप ये समझिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका मानसिक रूप से बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या क्या चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं, क्या करेंगे, किसी चीज़ को आप अच्छे से उसको निर्धारण कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। आपका अगर मानसिक संतुलन ठीक है तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, किसी के बारे में अच्छे विचार उत्पन्न होगा, किसी चीज़ को अच्छे से डील कर पाएंगे। आपको जो है इन्वायरमेंट वातावरण से एडजस्टमेंट बनाना आपको आता होगा। आपके अंदर जो है शांतिपूर्ण माहौल होगा, आप जो है ज़्यादा चीज़ें के बारे में क्या है सोचते नहीं होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक दूसरे को मेल मिलाप होगा। उसके बाद आप दूसरे को मदद करने के लिए सोचेंगे। तो ये सब एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण और विशेषता होता है। अब मानिए जो मानसिक रूप से खराब व्यक्ति होगा, जिसका अस्वस्थ होगा मानसिक रूप से, वो क्या कर सकता है, वो तो विध्वंसक हो जाएगा ना। वो किसी से एडजस्टमेंट नहीं बना पाएगा, वातावरण को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, पर्यावरण से उसका संतुलन बिगड़ गया रहेगा। मतलब वो कुछ भी करेगा तो वो निगेटिव ही करेगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ हो, वस्तु के साथ हो, खुद के साथ हो, वो गलत ही करेगा। लेकिन एक संतुलित व्यक्ति, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही करेगा, सोचेगा या किसी से बर्ताव करेगा, उसका बिहेव बढ़िया होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को कॉमन क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें आप लोग आराम से लिख सकते हैं, खुद से भी जितना मन हो लिख सकते हैं। 1 पेज 2 पेज 5 नंबर पूछता है, 1 पेज लिख दीजिएगा। बट चलिए हम लोग देखते हैं, देखना है तो यहाँ पे देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्वस्थ व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है। मैंने क्या बोला कि खुद के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे है नहीं है। दूसरा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आंतरिक द्वंद्वों से स्वतंत्र होता है। आंतरिक द्वंद्व मतलब इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उससे फ्री होता है, मतलब उसका माइंड जो है उलझन में नहीं रहता है। और वही उलझन जो होता है अंतर्द्वंद होता है। मतलब अंतर्द्वंद की मतलब एक समय में ही 2 भाव प्रकट होना, असफलता और सफलता दोनों माइंड में अगर उत्पन्न हो रहा है तो वही होता है अंतर्द्वंद और यही होता है उलझन। तो इससे लोग फ्री होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से। नेक्स्ट है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर समायोजनशीलता की क्षमता पाया जाता है। मैंने क्या बताया कि जो बेहतर स्वस्थ व्यक्ति होगा मानसिक रूप से, वो एडजस्टमेंट बनाना चाहे किसी भी चीज़ के साथ हो वो बेहतर जानता होगा। उससे कोई गाली भी दे देगा तो वो चीज़ों को क्या करेगा, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा वो क्या करेगा, लड़ाई कर लेगा। उसके बाद है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। अब कुछ ऐसे कठिन परिस्थिति आ जाता है जहाँ पे व्यक्ति विचलित होने लगता है, तो जिसका मानसिक संतुलन अगर बेहतर होगा तो वो अपने ऊपर विपरीत परिस्थितियों को हावी नहीं होने देगा, वो सामना कर लेगा और जो है चीज़ें को पास कर देगा। 5वां है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वयं में मौजूद गुण एवं दोषों की भली भांति पहचान होती हो। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसे पता होगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या हमारे अंदर जो है वो दोष है, तो उस चीज़ को भली भांति पहचानेगा और एक्सेप्ट करेगा। बट जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा उसे सिर्फ यही लगेगा कि जो है सो हम ही हैं, जो है बढ़िया हम ही हैं, तो वो होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे 6ठा पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करके चलते हैं। अब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसका कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस उसका ज़िंदगी ऐसे ही आगे करते रहता है, बढ़ते रहता है। 7वां है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन संतोषी व अनुशासित होता है। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनको ये पता रहता है कि हमारा जो चीज़ें हैं वो कैसा है और कैसा में हमें संतुष्ट करके रहना है और हमें जो है डिसिप्लिन में रहना है, ये चीज़ें उनको पता होता है। लेकिन एक अस्वस्थ व्यक्ति को मानसिक रूप से उनको कुछ पता नहीं होता है। 8वां है उसके जीवन में नियमित दिनचर्या, अच्छी आदतें पाई जाती है जिसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता है। अब एक जो अच्छे व्यक्ति स्वस्थ मानसिक रूप से होते हैं उनका हैबिट जो है बढ़िया होता है और उनका जो डेली का जो रूटीन होता है वो रेगुलर अच्छे एक तरीका से जीवन में उनका चलते रहता है और आगे भी अच्छे हैबिट रखने का वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊं इस पर, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 9th नंबर देख सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता पाई जाती है। अब जो मानसिक रूप से
स्वस्थ व्यक्ति होगा ना, तो उसमें इमोशन तो सब में होगा, लेकिन वो चीज़ें को कंट्रोल करना जानता होगा। वो भावनात्मक कंडीशन में भी कैसे स्थिर रहना है, अपने आप को काबू पाना है, उस चीज़ को वो क्या करेगा, हैंडल करेगा। और जो मानसिक रूप से कमज़ोर होगा वो क्या करेगा, चीज़ें को हैंडल नहीं कर पाएगा और वो क्या होगा, उसमें डूब जाएगा। 10 नंबर है यहाँ पे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का प्रेम, घृणा, भय, चिंता, आश्चर्य आदि संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा वह इनका प्रदर्शन उचित समय पर ही करता है। मैंने क्या बताया कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, उनका जो भी प्रेम हो या किसी से घृणा हो, किसी से भय लगता हो या किसी से चिंता हो या आश्चर्य हो, ऐसे जो भी हमारा संवेग है, मोटिवेशन मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट पर पूर्ण कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल होता है किसी भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का। वो सही समय का इंतजार करते हैं और फिर वो अपना दिखाते हैं। 11 नंबर है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संस्कृति द्वारा स्वीकार तरीकों से ही कार्य करते हैं। अब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे समाज में क्या लोग पसंद करते हैं, क्या पहनावा ओढ़ावा पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, और उसी अनुसार जो है वो काम को अपना करते हैं। वरना जो अस्वस्थ व्यक्ति रहेगा वो हमेशा जो है विपरीत काम ही करेगा, जो समाज गाँव में नहीं पसंद है वही करेगा। तो ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें हैं कि वो अपने समाज में अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अपने संस्कृति में जो बनाया गया है कि हाँ, शादी होने के बाद ही लोग अपने यौन इच्छाओं का पूर्ति करते हैं, तो वो स्वस्थ व्यक्ति शादी होने के बाद ही चीज़ करेगा। लेकिन जो अस्वस्थ होगा, उसका माइंड डिफेक्टेड होगा, उसका माइंड जो है वो विध्वंसक होगा, तो क्या करेगा वो, मतलब वो किसी के साथ गलत करने का सोचता रहेगा। 12 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की इच्छाएं संतुलित तथा सीमित होती है। और जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका इच्छा क्या होता है, बैलेंस होता है और लिमिट में होता है। बट जो अस्वस्थ होते हैं उनका बहुत बड़ा ख्वाहिश रहता है कि हम प्रधानमंत्री कल बन जाएंगे, कल हम फिल्म स्टार बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, ये सब चीज़ें होते रहता है। 13 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की भूख एवं निंदा दोनों ही मात्रा में संतुलित होती है। तो ये 13 देखिए, सीधा हम आपको बता दिए कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ होता है जो पूर्ण तरीका से एक उसे ज़बरदस्त और शानदार व्यक्ति बनाता है। और एक अच्छा और शानदार व्यक्ति को गुण में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, उन सारे चीज़ों को आप जो है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में लिख देंगे। अस्वस्थ होगा तो आप उसके निगेटिव में चीज़ें को लिख देंगे। तो यही होता है। तो बाद बाकी यही था, आप 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना आसान मैं समझाता हूं, चीज़ों को समझने का, माइंड में डालने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जो मैं अभी चला रहा हूं यहाँ से 15 से 20 नंबर सीधा आपके एग्जाम में आएगा। 15 से 20 नंबर समझते हैं कि अगर 15 नंबर में पूछ दिया और अच्छे से लिखेंगे तो 10 नंबर जरूर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम है चाहे कोई भी मीडियम है, 10 नंबर 12 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो 10 नंबर 12 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये चीज़ को समझते चलिए। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, जिनको भी PDF डाउनलोड करना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड PDF कर लीजिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री PDF है।